students, in this video we are going to discuss chapter 12. वन शॉट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन टर्म 2 के लिए सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है, और एचबीएससी वाले बच्चों के लिए जो शॉर्ट एक ओवरव्यू चाहते हैं चैप्टर और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, फर्स्ट लेक्चर में हमने कर लिया बायोटेक क्या है, क्या टेक्निक्स, क्या टूल्स इसमें यूज करते हैं, और इसमें हम बात करेंगे कैसे हम माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स या जो बायोटेक्नोलॉजी के अच्छे जो भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं तो उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप सभी को पता है, जिसमें हमने सेमी ड्वार्फ वैरायटीज यूज़ करी थी। एम एस स्वामीनाथन वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। एम एस स्वामीनाथन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एंड नॉर्मन बोरलॉग वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने सेमी ड्वार्फ वैरायटीज को यूज़ किया था। काफ़ी अच्छी रीड इन्होंने, हरित क्रांति इसको हिंदी में कहा जाता है। तो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था अपनी यील्ड को इंक्रीज करना, तो इन्होंने यील्ड को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प। वाइट रिवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड था, येलो रिवोल्यूशन ऑयल से रिलेटेड था, और ग्रीन रिवोल्यूशन जो पिसिकल्चर है या फिश फार्मिंग है उससे रिलेटेड था। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर हमने किसी भी जीन को मॉडिफाई किया है बायोटेक्नोलॉजी हेल्प से, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऐसे ऑर्गेनिज्म को ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। बीटी कॉटन के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था। बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जिसमें हमने बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरिया, उसका जीन यूज़ किया है। कौन सा जीन यूज़ किया है? उसका क्राई जीन यूज़ किया है, ठीक है, क्राई जीन यूज़ किया है, और जो कि इफेक्टिव है जो बर्ड बॉम, आर्मी बीटल्स या फ्लाइट मॉस्किटो, इन सबको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। क्रायोजीन है, इंसेक्टिसाइड प्रोटीन को बनाता है गट में, रीजन में जाके एल्कलाइन पीएच पे जाके, तो ऑर्गेनिज्म का जो गट रीजन है उसमें होल्स क्रिएट कर देगा, पोर्स, लिक्विड अंदर चला जाएगा, ठीक है, और इंसेक्ट अल्टीमेटली टाइम। तो बीटी कॉटन का कॉन्सेप्ट आप इस चैप्टर में भी किया था, लास्ट में भी किया था। तो कौन से जीन जो है यूज़ किए गए हैं क्राई जीन में, कौन से क्राई 1 AC, क्राई 2 AB। तो क्राई 1 AC जो है इट विल कंट्रोल द बॉलवर्म, एंड क्राई 1 AC एंड AB जो क्राई 1 AC या क्राई 2 AB जो है ये कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवर्म को, और क्राई 1 AB कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो ये कॉटन बॉल बिल्कुल खत्म हो गया, तो ये बीटी कॉटन के अंदर ठीक से रहेगी, ठीक है। यहाँ पे भी कॉटन वूल होगी, यहाँ पे भी होगी, तो कॉटन यील्ड में काफ़ी फर्क आया कॉटन यूज़ करने से। एक टेक्निक हम यूज़ करेंगे जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म, ये पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में। तो यूकैरियोट्स में सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए-आई टेक्निक बोलते हैं। आरएनए-आई, देखिए, जब भी हम डीएनए इंसर्ट करते हैं, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनते हैं प्रोटीन, ठीक है। डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिए, कब कहता है एक निमेटोड राउंड वॉर्म है, मिलाइडोकाइन इनकॉग्निशिया, तो ये तंबाकू प्लांट्स की रूट्स को इफेक्ट करता है, और तंबाकू प्लांट की रूट को काफ़ी ज़्यादा जो है अफेक्ट करता है। तो आरएनए टेक्निक के अंदर हम ये जो यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म के अंदर सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म इसको हम यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि आपको पता है ये जो निमेटोड है ये अपना जाके अपना डीएनए जब इंसर्ट करेगा तो जाके ये बनाएगा आरएनए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए अगर ऑलरेडी प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए अगर प्रेजेंट है, तो ये दोनों आरएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो इससे एमआरएनए साइलेंसिंग हो जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड डीएनए कैन नॉट एक्सप्रेस, कोई प्रोटीन कोई कुछ नहीं बना पाएगा, तो इसको एमआरएनए साइलेंस। तो इस मेथड को हम आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं कि निमेटोड के आरएनए को हमने इंटरफेयर कर दिया उसके काम में, उसको इनएक्टिव कर दिया, क्योंकि उसको हमने बना दिया था डबल स्ट्रैंड, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए हमने डाल दिया। फिर मैंने आपको बताया एग्रोबैक्टीरियम म्यूटेशन जो कि क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है, इसको हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी बोलते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम को हम जो है यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर टीआई प्लाज्मिड होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अंदर टीआई प्लाज्मिड होता है, उसके अंदर भी ट्रा जीन आते हैं, ठीक है, टी डीएनए जो ये ट्रांसफर कर सकता है खुद से। तो
और रेस्ट्रिक्शन साइट और सब चीज़ें खुद देख सकता है। तो एग्रोबैक्टीरियम के अंदर अगर हम इसकी डिसार्मिंग कर दें, जो क्राउन कोल्ड डिजीज कॉज करने वाले जो जीन्स है उनको हटा दें हार्मफुल जीन्स को, तो डिसार्मिंग पैथोजन, फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। प्लांट्स के लिए स्पेसिफिकली इसको यूज़ किया जाता है। वैसे क्राउन कोल्ड डिजीज आप देख लीजिए, रूट्स में रूट एग्रोबैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम की दो स्पीशीज है। एग्रोबैक्टीरियम जो नेचुरल इंजीनियर है, इसकी दो स्पीशीज है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ट्यूमिफेशियन, ठीक है, और एक है एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस और एग्रोबैक्टीरियम। तो देखो, हेयरी रूट डिजीज कॉज करता है, हेयरी रूट डिजीज कॉज करता है और एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन क्राउन कोल्ड डिजीज कॉज करता है। तो हम इन बैक्टीरिया को मॉडिफाइड करके, डिसार्मिंग करके इनको यूज कर सकते हैं। चलो, मेडिसिन में हम देखें तो आपको पता है डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन लेना पड़ता है इंजेक्शन से, दैट इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। लेकिन इंसुलिन भी पहले क्या किया जाता था, पहले स्लॉटर हाउस में पिग से या बाकी एनिमल्स की बॉडी से इसको आइसोलेट किया जाता था। एथिकल रीजंस में थे, कुछ लोग नहीं यूज करना चाहते थे इसको, और कुछ लोगों की बॉडी में एलर्जी हो जाती है। तो अब बैक्टीरिया की बॉडी में ही अगर हम इंसुलिन बनाएंगे तो किसी को एथिकल इश्यूज भी नहीं होंगे, कोई एलर्जी भी नहीं होगी, एंड इट विल बी मोर इजी टू टेक इट, है ना, स्लॉटर हाउसेज में बाकी डेड एनिमल्स निकालने की जरूरत नहीं है, और अवेबिलिटी भी हम इसकी ज़्यादा अमाउंट में जो है करवा सकते हैं। तो ऐसे ही एक एली लिली कंपनी है, ठीक है। तो एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है। 1983 में एली लिली अमेरिकन कंपनी ने दो डीएनए सीक्वेंस को जोड़ के, डीएनए सीक्वेंस ए और बी, इनको जोड़ के एक ह्यूमन इंसुलिन बनाया, प्रोटीन चेन को जोड़ के ह्यूमन इंसुलिन बनाया। हाँ, उन्होंने एक एक्स्ट्रा चेन भी उसके अंदर डाली थी, ठीक है, 3 सी पेप्टाइड। वो बाद में जब अभी पहले जब इनएक्टिव होता है प्रो इंसुलिन, तो उसके अंदर ये सी पेप्टाइड प्रेजेंट होती है। बॉडी के अंदर जाके ये ए और बी पेप्टाइड जो एक्टिव है सिर्फ यही रह जाती है, सी हट जाती है साइड। तो ये जो प्रो इंसुलिन है, ह्यूमुलेट इसको हम बोल सकते हैं। तो ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है, एंड इससे बहुत ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बोन मतलब साबित हुई है। तो प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें 3 पेप्टाइड देखिए, पेप्टाइड ए बी जो इंपॉर्टेंट है और सी एक्स्ट्रा है। ये इनएक्टिव प्रो इंसुलिन इनएक्टिव फॉर्म है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। बॉडी के अंदर जाके ये सी पेप्टाइड हट जाता है, तो एक्टिव ह्यूमन इंसुलिन जो है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करता है। जीन थेरेपी आपने सुना होगा कि जेनेटिक डिसऑर्डर को हम ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज पे बेटा कंप्लीट क्योर पॉसिबल है विद हेल्प ऑफ जीन थेरेपी। सपोज दिस इज डीएनए, ठीक है, ये डीएनए है, ये डीएनए में जीन्स, और मान लीजिए अगर एक जीन डिफेक्टेड है, एक जीन डिफेक्टेड है, तो व्हाई नॉट टू सेपरेट दिस जीन। अगर इस जीन को हमने निकाल दिया और इसकी जगह फंक्शनल जीन डाल दिया, ठीक है, डिफेक्टेड जीन जीन इज रिप्लेस्ड बाय फंक्शनल जीन, ठीक है। हमने डिफेक्टेड जीन निकाल दिया और उसकी जगह क्या डाल दिया, फंक्शनल जीन हमने यहाँ पे डाल दिया। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे तो जीन थेरेपी को यूज करके कंप्लीट क्योर पॉसिबल है। पहली बार मतलब डिफेक्टेड जीन की जगह फंक्शनल जीन इसमें डालते हैं। पहली बार ये जो जीन थेरेपी है ये उसकी दी थी 1990 में, 4 साल की लड़की थी, 4 ईयर ओल्ड, जिसमें एडी डेफिशिएंसी थी, एडिनोसिन डाइअमाइलेज डेफिशिएंसी थी। ये एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है। तो जिन बच्चों के अंदर एडीए की डेफिशिएंसी रहती है, तो उनकी बोन मैरो से स्टेम सेल्स निकाल करके, ठीक है, या फिर लिम्फोसाइट्स को निकाल करके, ठीक है, और फंक्शन उनके एडीए के फंक्शन जिनको लिम्फोसाइट्स में इंकॉर्पोरेट करके और उनको पेशेंट को इंजेक्शन से दे दिया जाता है। तो इससे उसका लाइफ टाइम तो बढ़ गया, लेकिन कंप्लीट क्योर नहीं हो पाया, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कंप्लीट जब सेल्स कम होती है तो कम सेल्स का डीएनए चेंज करना पॉसिबल है। 4 ईयर ओल्ड गर्ल में हैव बिलियंस ऑफ सेल, तो हर सेल को हम नहीं चेंज कर सकते यहाँ पे। तो वही है, जीन थेरेपी में हमने क्या किया, यहाँ पे जीन थेरेपी में लिम्फोसाइट्स हमने ब्लड, पेशेंट के ब्लड से आइसोलेट किए, उनको कल्चर किया, उनमें फंक्शनल एडीए जीन डाल दिया हमने वहाँ पे, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री डीएनए डाल दिया। और फिर ऐसे समय समय पर ऐसे पीरियोडिक इन्फ्यूजन करना पड़ता है, ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स जो है डालनी पड़ती है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में परमानेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एडीए डेफिशिएंसी का ये 4 ईयर ओल्ड गर्ल के लिए कैसे ये जीन थेरेपी पहली बार यूज की गई थी। बाकी ये टेक्निक है क्या आपको पता होना चाहिए। या जीन थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स इन विच करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट,
जीन डिफेक्ट अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता लगे तो फंक्शनल जीन से उसको रिप्लेस कर दो, ठीक हो जाएगा। तो जेनेटिक जो डिजीज है उनका इलाज भी संभव है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें हमें इनिशियल स्टेजेस पे डिजीज का पता लग जाए? आपने देखा होगा बहुत सारी डिजीज है, कैंसर है, एड्स है, लास्ट स्टेज पे जाके पता लगता है, तब उनका कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसी कौन सी टेक्निक है? तो यहाँ एक पीसीआर है जो हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस की थी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जैसे फोटोस्टेट मशीन एक पेज की मल्टीपल कॉपीज बना देती है, ऐसे पीसीआर डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करती है। डीएनए एम्प्लीफिकेशन टेक्निक है, एक जीन की मल्टीपल कॉपीज बना देगी। डीएनए एम्प्लीफिकेशन, डीएनए एम्प्लीफिकेशन टेक्निक इसको बोलते हैं, ठीक है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन टेक्निक पीसी। उसके बाद एक और यहाँ पे हमारे पास एक और टेक्निक है एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। तो इसमें हम ये किस पे बेस्ड है? एंटीजन एंटीबॉडी पे बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी पे बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड ये जो है रिएक्शन इस टेक्निक है। तो इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को देख करके पता लगा सकते हैं डिजीज है या नहीं है। बॉडी के अंदर अगर एंटीजन होगा तो भी डायग्नोज हो जाएगा, एंटीबॉडी होगी तो भी, ठीक है। एलाइजा की प्रॉपर किट आती है तो उससे हम कर सकते हैं। पीसीआर में भी हम डीएनए एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं और इनिशियल स्टेजेस में लगा सकते हैं, बल्कि फोरेंसिक साइंस में तो काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। अगर हमें किसी क्रिमिनल का डीएनए सैंपल अगर चेक करना है या मेटरनल पेटर्नल इशू हो जाता है, ये दोनों टेक्निक है जो हम यूज कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल मतलब जिनके अंदर हमने कोई फॉरेन जीन इनकॉर्पोरेट किया, हमको ट्रांसजेनिक एनिमल या रिकम्बिनेंट एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल बोल सकते हैं। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों की जाती है? सबसे पहले तो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, कि बॉडी के फंक्शंस है ठीक चलते रहे, जैसे जिसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी है उनकी बॉडी इंसुलिन के जीन डिफेक्टेड जीन है उसको ठीक कर दे, या किसी डिजीज की स्टडी के लिए हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने पड़ते हैं, या हम कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे इंसुलिन अभी हमें बनाना था इकोलाई के अंदर, या किसी भी बैक्टीरियल कल्चर को यूज करके कोई और एंटीबायोटिक बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो हमें मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए भी ऐसे जैसे मैंने आपको बताया एली लिली कंपनी ने इंसुलिन बनाया था इकोलाई की हेल्प से। तो ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे एक ह्यूमन प्रोटीन है अल्फा 1 एंटीडिक्शन, तो इसको एम्फाइसीमा डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। एम्फाइसीमा में एल्वेलाई की स्ट्रेचिंग पावर खत्म हो जाती है तो उसके लिए इसको यूज करते हैं। ऐसे फिनाइल केटोयूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस ये डिजीज को ट्रीट करने के लिए भी जो है हमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म की जरूरत है। अच्छा, एक और चीज बड़ा अच्छा एग्जांपल है रोजी काउ है, ट्रांसजेनिक काउ, जिसके अंदर ह्यूमन मिल्क प्रोटीन जो है बनता है इसके मिल्क के अंदर। तो 2.4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसके अंदर ह्यूमन मिल्क प्रोटीन है, जैसे अल्फा लेक्टा एल्बुमिन। क्या होता था कि एक्चुअली जो बच्चे मदर मिल्क फीड नहीं कर पाते थे, तो या फिर मेच्योर है या कुछ भी कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उस केस में क्या होता था ना, बच्चों के अंदर हम जब काउ मिल्क उनको पिलाते थे तो उनको मतलब बहुत सारी स्टमक एक या बहुत सारी प्रॉब्लम उनको रहती थी। तो ऐसा कुछ हम ढूंढ रहे थे कि ऐसा कुछ कि काउ मिल्क के अंदर भी ह्यूमन मिल्क प्रोटीन आए, क्योंकि काउ के अंदर जो प्रोटीन है वो काफ के हिसाब से, ठीक है ना, काफ की रिक्वायरमेंट ह्यूमन बेबी की रिक्वायरमेंट वैसे नहीं होती, तो उसके लिए ह्यूमन मिल्क प्रोटीन जो है मिल्क काउ मिल्क के अंदर ही एक्सप्रेस अगर हो तो बहुत ही अच्छा रोजी के अंदर ये चीज़ें देखी गई। तो ये रोजी काउ का जो मिल्क था वो बच्चों को अगर दें तो वो ज़्यादा बैलेंस है ह्यूमन बेबीज के लिए। बेटा वैक्सीन, अगर हमें कोई नई वैक्सीन बनाई है उसकी सेफ्टी ट्रायल्स के लिए हमें टेस्टिंग के लिए डायरेक्ट ह्यूमन पे तो ट्राई नहीं करेंगे ना उसको, तो ऐसे ट्रांसजेनिक मॉडल एनिमल्स पे हम उसको ट्राई कर सकते हैं। और कोई केमिकल, कोई नया ड्रग बनाया, कोई केमिकल है तो वो टॉक्सिक है या नहीं है, तो उसका क्या इफेक्ट है, तो उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ डिजीज, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, वैक्सीन सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी, आप अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं। मैं बताया बहुत सारे एथिकल इश्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान ने जिस ऑर्गेनिज्म को जैसा बनाया वैसा रहने दे, देयर इज नो नीड टू चेंज देम, है ना। लेकिन ह्यूमंस बीइंग अपने वेलफेयर के लिए, अपने बेनिफिट के लिए ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंज कर रहे हैं। लेकिन वही है, कोई भी टेक्निक को अगर हम गलत तरीके से और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे एनिमल्स को तो वो भी ठीक नहीं है। तो जीईएस एक कमेटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो मतलब अप्रूव करती है कि कौन सा प्रोजेक्ट वैलिड है जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, नहीं वैलिड है,
सारी चीज़ें जो पेटेंट से रिलेटेड और रिसर्च से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो ये कमेटी देखते हैं। तो ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या, पायरेसी तो मतलब चोरी हो गया ना, बायोपायरेसी मतलब रिसोर्सेज को चुरा लेना। कैसे चुरा लेना, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है या ऑर्गेनाइजेशन है, बिना ऑथराइजेशन के, बिना प्रॉपर मतलब कंपनसेटरी पेमेंट के, या बिना कंट्री की परमिशन के, ये लोग क्या करते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ तुलसी है या हमारे यहाँ नीम है, तो जिन कंट्रीज में ये नहीं होती है तो वो यहाँ से ले जा करके वहाँ ग्रो करके उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो बायोपायरेसी होगी। जैसे ऐसा हुआ था कि हमारे इंडिया में, आपको पता है, 27 से भी ज़्यादा बासमती की वैरायटीज हैं इंडिया में। लेकिन क्या हुआ कि एक बार जो यूएस ने उसको पेटेंट करा लिया। ठीक है। यूएस ने कहा कि ये तो हमने इसको ग्रो किया। तो हमारे फार्मर्स ने इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई और उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये बासमती को तो हमने इतने सालों की मेहनत के बाद इसकी जो है बनाया, तो पेटेंट उन्होंने वापस ले लिया। तो ये जीएसी की हेल्प से हो पाया एक, तो ये पॉसिबल। तो राइस की 2 लाख से भी ज़्यादा वैरायटीज है और बासमती की 27 से भी ज़्यादा वैरायटी है जो अपने अरोमा, अपनी खुशबू और फ्लेवर के लिए। तो ऐसे कोई और कंट्री कैसे ले लेगा। तो ऐसे ही हमारा जो नीम है या हमारा तुलसी है, इन चीज़ों को कोई भी हमारे बिना परमिशन के या बिना मतलब गवर्नमेंट के अलाउंस के अगर ऐसा करेंगे तो दैट विल बी बायोपेरिस, रिगार्डेड एज बायोपेरिस। So we are so lucky, we are so fortunate that we have a rich biodiversity, and it's very important to maintain that traditional knowledge of our ancestors and moreover to conserve this biodiversity. तो हमारे इंडियन पार्लियामेंट में एक बिल भी पास हुआ है, ठीक है, इंडियन पेटेंट बिल, जिसमें इन इश्यूज को देखा जाता है कि पेटेंट से रिलेटेड क्या प्रोविजन है, कैसे रिसर्च डेवलपमेंट का इनिशिएटिव किया जाए, तो ये सारी चीज़ें। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमें जीएसी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्यों बनाए जाते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक कौन सी है, जीन थेरेपी क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन क्या है, ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर के बारे में आप क्या जानते हैं, बीटी कॉटन क्या है। तो कुल मिला के आपने इस चैप्टर में देखा कि बायोटेक्नोलॉजी में जैसे हम वी आर यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट्स फॉर अवर बेनिफिशियल यूज फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, फंजाई, कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया। तो इनको हम कैसे यूज कर रहे हैं, कोई अगर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, कोई और समस्या को कम करने के लिए, तो बायो रेमिडिएशन का कॉन्सेप्ट उसको कहेंगे, चाहे वो बायो कंट्रोल एजेंट है, बायो फर्टिलाइजर्स है ना। तो ये सारी चीजें आप करेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है बच्चों, वैसे ही मुश्किल लगती है पर उतनी मुश्किल है नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे चैप्टर 1, जिसने नहीं किया है उसकी भी वन शॉट वीडियो अवेलेबल है, वो भी देख लें, ये भी देख लें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय। हाँ, और एक और बात, डिटेल वीडियोस आल्सो अवेलेबल है ना, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। हर टॉपिक की डिटेल वीडियो है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक, or if you want to listen any topic in depth, you can go and check it playlist. And don't forget to share, subscribe, and like.